नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है। कौन होंगे वहां से उम्मीदवार? सोनिया गांधी ने बोला तो था कि गांधी परिवार का ही कोई होगा। रॉबर्ट वाड्रा एक अलग ताल ठोक रहे हैं। स्मृति ईरानी ने नामांकन कर दिया अमेठी से, लेकिन रायबरेली से बीजेपी का भी उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी अभी सस्पेंस है। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जो फर्जी वीडियो इस बार के चुनाव में ये जो घुमाया जा रहा है, इस फर्जी वीडियो घुमाने के पीछे मकसद क्या है। एआई का इस्तेमाल करके जिस तरह फर्जी वीडियो बनाया जा रहा है, फिर घुमाया जा रहा है, हार के डर से या फिर लोगों को गुमराह करने की ये कोशिश है, लोगों में भ्रम डालने की कोशिश है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। एक बेटी ने हक मांगा है कि मुझे धर्मनिरपेक्ष कानून के हिसाब से हक दीजिए संपत्ति में, मुझे वो शरिया कानून नहीं चाहिए। तो इस पर करेंगे बात। पीएम कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि यूसीसी के लिए सब कुछ करेंगे हम। तो इस पर बात होगी। और इसके बाद बात होगी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अदालत से झटके पर झटका लगातार लगता जा रहा है। अभी भी सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल वाले मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे अलग अपना एक अलग ही एजेंडा चलाती है और कहीं ना कहीं अदालती झटके को पॉलिटिकल नैरेटिव से काउंटर करने की कोशिश करती है। इस पर भी करेंगे बात। तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पार्टी की बड़ी कार्रवाई। जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और तेलंगाना में धुआंधार जनसभाएं। महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, एनडीए की सरकार कर रही है महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सदमा पहुंचाने वाला है जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े। फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वीडियो बनाने में बीजेपी को है महारत हासिल। चौबीस की चुनौती में विपक्षी दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साध रहे हैं निशाना। टीएमसी, सपा, बीएसपी और आरजेडी नेता भी प्रचार में जुटे। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले किया रोड शो। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आज भर रहे हैं पर्चा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे सुना सकती है फैसला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। एडमिरल डीके त्रिपाठी बने नए नौसेना प्रमुख। पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। और एक बार फिर से यूसीसी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नॉन बिलीवर महिला को इस्लामिक शरिया कानून के तहत संपत्ति के अधिकारों से किया गया था वंचित। तो कोर्ट ने पूछा, क्या मुस्लिम महिला पर सेक्युलर कानून लागू नहीं होता? तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं हम वो कि अमेठी और रायबरेली पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से
रायबरेली पर हालांकि बीजेपी ने भी कैंडिडेट अभी नहीं दिया है, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन कर चुकी हैं। तो यूपी की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की ओर से सस्पेंस लगातार बरकरार है अभी भी, जबकि इसको लेकर सीईसी की बैठक हो चुकी है। कल बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने तो अमेठी से नामांकन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के कौन होंगे? राहुल गांधी की वापसी को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा तो तेज है, लेकिन नाम अभी तक भी सामने नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने भी रायबरेली से अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन अमेठी से तो स्मृति ईरानी नामांकन कर चुकी हैं। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। आज तस्वीर साफ हो जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए स्पेशल 24 की टीम गठित हुई है, लेकिन प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना वैसे कम ही नजर आ रही है और लग रहा है कि शायद सिर्फ प्रचार करेंगी। 31 साल बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से गांधी परिवार को बेदखल किया था साल 2019 में। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा ही जाना बेहतर समझा। राजस्थान से चली गई राज्यसभा वो। अमेठी की जनता को दिए पत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के गांधी परिवार से होने का आश्वासन सोनिया गांधी ने दिया था कि भाई कोई ना कोई गांधी परिवार से ही होगा। तो यूपी की 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस है। तो प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी कुल 400 सीटें थीं, वो अब चुनाव लड़ने से भी पीछे हट रहे हैं। इनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेगी कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई उतनी सीटें तो लड़ ही नहीं रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी तो साफ तौर पर दिख रही है। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। तो क्यों है ये सस्पेंस, इसके पीछे है क्या? इसको समझने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से, जो हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, क्या पहले बात हो रही थी कि देखो वायनाड में वोट पड़ जाए, उसके बाद जो है कोई दुविधा नहीं रहेगी, फिर यहाँ नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। वायनाड में वोट भी पड़े, उसके बाद सीईसी की, कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठक भी हुई, फिर भी अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या दुविधा क्या है कांग्रेस की? लाल जी, मैं जैसे आप ही की रिपोर्ट में अभी सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि सीईसी की मीटिंग तो परसों हो चुकी है और कल ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेंगे। ठीक। आप सोचिए कितनी अटपटी सी बातें हैं ये कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश के कहीं किसी भी सीट से अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करें तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको इजाजत देंगे या सीईसी फैसला लेगी इस बात की कि राहुल गांधी को यहाँ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये उनके मन बनाने पे है। तो 26 तारीख को जैसे वायनाड का इलेक्शन खत्म हुआ तो एक चर्चा तेज हुई थी कि राहुल गांधी इसके बाद अपने अमेठी में जाके नॉमिनेशन करेंगे। पॉसिबिलिटीज ये दी गई थी कि यूपी से अगर गांधी परिवार का चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं तो यूपी के कार्यकर्ता हताश होंगे, एक गलत मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार ने नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी एक साउथ इंडिया की पार्टी बन गई है। तो इसलिए ये कंपल्सन था कांग्रेस में कि यूपी से गांधी परिवार के किसी सदस्य को लड़ाना जरूरी है।
और वो प्रेजेंस दिखाने के लिए कहा गया कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जो सोनिया गांधी पहले कह चुकी थी अपने भावनात्मक उस चिट्ठी से कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा। तो इसकी एक संभावना बनी कि शायद प्रियंका गांधी वो सोनिया गांधी की जगह लेगी। ठीक है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। वो इसलिए कि इन दोनों बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है। आपने इच्छा की बात की, तो मैं जरा आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तरफ से तो और बड़ी जबरदस्त इच्छा आ रही है। आपने देखा होगा रॉबर्ट वाड्रा बड़ी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमें उतार दो, हम है ना। तो क्या इस तरह से कोई संभावना बन रही है कि अगर प्रियंका गांधी, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि प्रियंका गांधी शायद चुनावी मैदान में ना उतरे इस बार, वो अगर नहीं उतरती हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए चांस बन रहा है क्या? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन की बात वो कह रहे हैं कि देश से उनको चिट्ठियां आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को बताया था। तो रॉबर्ट वाड्रा मानते हैं कि हम भी गांधी परिवार के भी एक माने हुए एक सदस्य हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह समझने की है, इस बात को समझने की जरूरत है लाल जी, कि राहुल गांधी की व्यवस्था क्या है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से चुनाव लड़ने, और वायनाड का चुनाव उनका हो चुका है, तो उनके साथ दिक्कत होगी कि आखिरकार वो एक ही अपना सीट बना के रख पाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। अगर वायनाड वो छोड़ते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी वहां पूरे साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में और केरल के पॉलिटिक्स में कि राहुल गांधी यहां से भाग गए। अगर अमेठी में वो चुनाव लड़ते हैं और शायद अगर जीतते हैं तो उनकी ये मजबूरी होगी, अगर अमेठी आप चुनाव छोड़ते हैं तो यहां लोग कहेंगे कि राहुल गांधी फिर भाग गए यहां से चुनाव। ये बात तो है। ये व्यवस्था जो राहुल गांधी की है, ये व्यवस्था उनको शायद नहीं लगता है ऐसा कि वो फिर से अमेठी के चुनाव में आए। अच्छा, बीजेपी जैसे देखिए, स्मृति ईरानी ने तो वहां से नामांकन कर दिया, अमेठी से बड़े एकदम धूमधाम से किया, चुनौती दी जैसा वो दिया करती हैं, लेकिन रायबरेली से अभी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं हुआ। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार आ जाएगा, उसके बाद बीजेपी उस हिसाब से तय करेगी? देखिए, पूरे दुनिया की नजर आप न कहें तो कम से कम देश की नजर तो अमेठी रायबरेली पे जरूर होगी। और अगर ये होगी तो आप अगर सोचिए कि कल प्रियंका गांधी का, आज अगर शाम तक में फैसला होता है, क्योंकि 3 तारीख को नामांकन की, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो अगर प्रियंका गांधी वहां आती है तो बीजेपी के लिए कंपल्सन है कि वैसा ही एक कद्दावर कोई लीडर को उतारे जो कम से कम प्रतिस्पर्धा तो दिखे। और बीजेपी कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, वो जीत के लिए लड़ाई लड़ती है। और वो जीत की लड़ाई, वो पिछले 50 साल से वो लड़ाई सिर्फ ये मान के चलती है कि हमें जीतना है। अच्छा, इसमें ये भी रणनीति होगी कि पिछली बार अमेठी में मात दी थी, इस बार किसी तरह रायबरेली में भी मात दी। ऑब्वियसली आप देखिए, सोनिया गांधी थी इसलिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सपा बसपा का एक अघोषित अलायंस होता था। कभी सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार मायावती ने दोनों जगह के लिए अपना कैंडिडेट दे दिया है पहले से। तो ये सारी चीजें, और इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर सिर्फ एक टूरिज्म के रूप में इलेक्शन टूरिज्म को एक मानते हुए रायबरेली अमेठी जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं, तो गांधी परिवार के नाम से कोई आपको चुनाव में जिता दे, ये आज के दौर में संभव नहीं है। अमेठी में अब स्मृति ईरानी अपना घर बना चुकी है, उन लोगों के बीच में है, तो 5 साल या 10 साल के बाद राहुल गांधी लौटेंगे तो वो इसलिए एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगी वहां, तो गांधी परिवार के। तभी तो स्मृति ईरानी बार बार कह रही हैं कि आए तो सही, हम तैयार बैठे हैं। आपसे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि आज हमें आपसे ये भी चर्चा करनी है कि ये जो फर्जी वीडियो घुमाया जा रहा है ना, इस फर्जी वीडियो के घुमाने के पीछे मकसद क्या है? क्या हार का डर है या गुमराह करने की कोशिश है? हम इस पर आगे आपसे खास चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो वही आज की जो खास चर्चा है उसी से जुड़ी खबर है कि फर्जी वीडियो जो घुमाया जा रहा है एआई तकनीक का इस्तेमाल करके, उसके पीछे का मकसद क्या है? तो फर्जी वीडियो, हार का डर या फिर गुमराह करने की कोशिश, आखिर क्या मकसद है इसके पीछे? क्यों इस तरह के फर्जी वीडियो को इस बार घुमाया जा रहा है? लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का प्रचलन तो पुराना है, लेकिन फर्जी वीडियो को वायरल कराना यह लगता है इस बार नई रणनीति है। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका है। अमिताभ बच्चन की आवाज,
शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग वाली जो खबर थी, वो इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। ये मामला सामने आया, हालांकि इस पर कड़ा एक्शन हुआ है, एफआईआर हुई है। आरक्षण खत्म करने से जुड़ा अमित शाह का फर्जी वीडियो डाल दिया गया तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्री ने दरअसल धार्मिक आधार पर संविधान के विरुद्ध आरक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही थी। ये असलियत थी उनके वीडियो की, लेकिन एडिट कर दिया, फर्जी डाल दिया, वीडियो वायरल कर दिया और उसमें SC ST और पिछड़ों के आरक्षण की बात डाल दी। दिल्ली पुलिस ने अनेक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है इस मामले में, फर्जी वीडियो मामले में। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को कल जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तेलंगाना कांग्रेस है ना, उनके हैंडल से ये शेयर किया गया था और अध्यक्ष भी अभी वही है। असम से लेकर गुजरात तक वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है अभी तक। लेकिन कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस चेतावनी दे रही है कि हम भी गैर बीजेपी वाले राज्यों से बीजेपी के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, भले कोई वीडियो हो या ना हो। तो सवाल है कि क्या आरक्षण पर फेक नैरेटिव को सही बताने के लिए कांग्रेस को फेक वीडियो की जरूरत पड़ी ही क्यों? पीएम मोदी ने तो इसे हार का डर बताया कि भाई हार का डर है, इसीलिए इस तरह का वीडियो फैला रहे हैं। हार की हताशा में विपक्ष फेक वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हम पीछे से हमला नहीं करते, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको जो करना होता है वो तो ताल ठोक करके सीना 56 इंच के सीने के साथ करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके हमने सबसे पहले पाकिस्तान को ही बताया कि हाँ किया, हमने कर दिया एयर स्ट्राइक। तो ठोस मुद्दे के अभाव में आखिर विपक्ष की क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का वैसे तो प्रचलन पुराना है, लेकिन देखिए जो AI का इस्तेमाल करके ये जो फेक वीडियो बनाया जा रहा है, और कहीं कोई और दूसरा बनाए, दूसरा शेयर करे तो बात अलग है। एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और चिंताजनक बात है। AI वीडियो में तो आप किसी के वीडियो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करके सर्कुलेट कर दें, ऐसा अगर होगा तो कितना खतरनाक है। पहले जरा हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखिए वो क्या वीडियो कैसे बनाया गया था। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। देखा ना आपने दोनों वीडियो, उसमें से पहला वाला जो था वो ओरिजिनल था, दूसरा वाला फेक था। तो ये कमाल करके इसको घुमाया जा रहा है, मकसद आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग चुनाव हार चुके हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक खबर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछे से वार नहीं किया करते। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है
और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उनको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। तो आपने पीएम को सुना, कहा छुपा के हम कुछ नहीं करते, सब कुछ बता कर करते हैं। तो गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि देश में आरक्षण का अधिकार एससी, एसटी और ओबीसी बहनों भाइयों का है और जब तक भाजपा सरकार है इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ बात कर रहे हैं, लेकिन फर्जी वीडियो चलाया गया तो रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि रेवंत रेड्डी एक योद्धा हैं जिन्होंने भाजपा की बी टीम बीआरएस से लड़ाई की है। If they believe that they can intimidate the chief minister of Telangana, who's also the PCC president, they really are living in a la-la land. Revant Reddy is a fighter. He fought the BRS, your B team. We trounced them. We trounced you. We ensured that you were relegated to the margins. You call him, you'll have a good day. परसेप्शन बनाने की पूरी कवायद चल रही है, कभी फर्जी वीडियो को लेकर, कभी उस पर जवाब देकर चल रही है ये बातें। तो आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे कि मकसद क्या है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो बने हुए हैं ही, साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। हमारे साथ आकाश जाधव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आकाश जाधव जी आपका भी इस हमारी खास चर्चा में। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये मकसद इसका क्या है? देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने देखा चुनावों में बढ़ता ही जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एआई का इस्तेमाल, अमिताभ बच्चन की आवाज़ की वो घटना आपको याद होगी, केबीसी के एक शो में कैसे एक पार्टी विशेष को लेकर के उसमें किया गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान का एक मीटिंग चेयर करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले। कुछ जो एक्टर्स हैं, आमिर खान जैसे एक्टर, उनकी आवाज़ को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किसने किया? अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं किया, लेकिन जिनके पक्ष में वो बातें कर रहे हैं वो चीज़ें तो सामने आ गई। तो ये चीज़ें जो की जाती हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या घबराहट है या फिर लोगों में भ्रम डालने की कोशिश? लाल जी, हम लोग देखते रहे हैं लगभग 30-35 साल से जो भारत के चुनाव को और लोकतंत्र के इस फेस्टिवल को हम लोगों ने देखा है। तो कमोबेश एक तरह से आप कहें तो जनता इस आरोप और प्रत्यारोप के इस युद्ध को
उसमें काफ़ी इंजॉय करती हुई है। लेकिन आज इसके बदले में हो क्या रहा है? जी, आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कहा कि हार की हताशा, वो चीज़ें अगर आप ये देखिए कि आप अपने तर्कों से, अपने बातों से, अपने लॉजिक से, अपने उन फैक्ट्स से जब किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष अपने में आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो लगता है लोगों के बीच में कि वो एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले अगर आप उस चीज को, किसी के बयान को, किसी के बयान के स्टेटमेंट को, अगर आप उसको एक गलत तरीके से फेक वीडियो बना के आप उसको लोगों के बीच में लाते हैं तो डेफिनेटली जो आईटी एक्ट है और आईपीसी है उस कानून के खिलाफ आप उल्लंघन करते हुए दिखते हैं। तो जैसे एक गृह मंत्री अमित शाह जब बात करते हैं तो कम से कम बीजेपी के वो नेता हैं, लेकिन साथ साथ वो गृह मंत्री भी है। अगर आप गृह मंत्री के इस बयान को लेके अगर आप पब्लिक में सोशल मीडिया पे इसको वायरल करवाते हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ऐसी संभावना है कि कई जगह दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी संभावना है कि जातीय विद्वेष हो सकता है। तो क्या एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने, खास करके वो ऐसे एक सीएम अभी रेड्डी साहब का आप कह सकते हैं कि बहुत जुझारू नेता है, लेकिन शायद अगर आप उस नैरेटिव को अपने पब्लिक मीटिंग में लाते हैं, इलेक्शन फोरम में लाते हैं, तो शायद दिल्ली पुलिस ने ही उसको अपराध की संख्या में माना है और उनको समन दिया है कि आप इसकी बात की तस्दीक करें कि आपने जो ये बात कही है उसका सोर्स क्या है। ठीक है। तो ये सारी बातें जब आप देखते हैं तो बात लगती है कि आप एक तरह से जो हताशा है आपकी, वो हताशा साफ दिखने लगी है कि आप फेक वीडियो, फेक नैरेटिव का सहारा लेने लगे। आकाश जाधव जी, अगर ये वीडियो कहीं और बना या इसको कोई और सर्कुलेट कर रहा है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर किया जाता है तो मामला तो गंभीर है आकाश जी, और पहले भी इस तरह की कुछ चीजें हो चुकी हैं। तो इसमें कानूनी लड़ाई आप लड़िए, तो उसमें योद्धा होना या ये करने की बात क्या आती है? आपने भाई अगर आपके ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर किया गया है, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है। लालचंद्र मिश्र जी, मैं आपको बता दूं जी, कांग्रेस पार्टी ने, पहले बात तो एआई हो या जो भी फेक वीडियो बनाने का जो इतिहास रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना था। नैरेटिव और परसेप्शन की पॉलिटिक्स भाजपा करती है। रही बात रेवंत रेड्डी के हैंडल से वो उसको ये करना, तो ये सोशल मीडिया में पूरी, इससे पहले कई दिनों से ये अवेलेबल था, इसको मैंने भी देखा था। हो सकता है कि ऑफिशियल हैंडल पे जो हैंडल यूज करते हैं उनसे ये गलती हुई है। इसके ऊपर जो भी कानूनन धारा है, अभी मेरे मित्र मिश्र जी बोल रहे थे, आपके वरिष्ठ सलाहकार जी, उसके हिसाब से बिल्कुल कानूनन जो भी आईपीसी लगती है, जो आईटी एक्ट लगता है, उसके तहत इंक्वायरी हो, उससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी अमित शाह जी का ओरिजिनल और फेक वीडियो चल रहा है और ये जो चलाने की जरूरत इनको पड़ रही है और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मोदी जी भाषण में कह रहे हैं, ये बात समझ गए कि इस देश का आदिवासी, एससी, पिछड़ा उनको ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनको वोट नहीं दे रहा है और मोदी जी की सरकार बहुत बड़े मतों से हारने वाली है। उसके लिए ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासी, पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण नहीं हटाएंगे। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो फर्जी वीडियो बनाने या उसे सर्कुलेट करने की जरूरत तो महसूस नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसकी सही तरीके से जांच हो तो इसके अंदर कहीं अमित मालवीय पीछे ना निकले। तो ठीक है ना, फिर जांच, हम कहते हैं कि अगर जांच हो ही रही है तो बीच में ये फिर जरूरत है इसकी कि भाई रेवंत रेड्डी योद्धा हैं, ऐसे बीआरएस से मुकाबला किया, इससे मुकाबला किया, सामना करेंगे। सीधी सी बात है, आप बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं आकाश जी कि भाई अगर कहीं ऐसे कानूनन उल्लंघन हुआ है, जांच हो, जो उसमें दोषी हो उसको सजा मिले। तो सुप्रिया जी ने कौन सी गलत बात? सुप्रिया जी ने कहा है कि हमारे सीएम, हमारे पीसीसी फाइटर है, इसको फेस करेंगे। तो इसके अंदर उन्होंने भी बात की है कि जो कानूनन बात है वो होगी, तो उससे कोई अलग बात नहीं की है। आप उसको अलग ढंग से पेश मत कीजिए।
रेवंत अन्ना फाइटर है, लीडर है तेलंगाना के, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट है, और ठीक ये है, will fight। ठीक है, ठीक और है, वो उसके सामना करेंगे वो चीज का। ठीक। कौशल जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए, पहले तो ये बातें हुई कि भाई ये संविधान विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन जो बातें हैं वो जब डिस्कोर्स में बहुत मजबूती से नहीं आ पाई, तो क्या इस तरह का एआई का इस्तेमाल करके और आपके ऊपर ये चीजें चिपकाने की कोशिश हो रही है, तकनीक का दुरुपयोग करके? कौशल जी। लालचंद जी, इस समय इंडी गठबंधन या कांग्रेस हार की हताशा, टूट की निराशा और फूट की आशा और नाउमीदगी में पूरी तरह से जिस तरह से डूबा हुआ है, उसकी झूठ, लूट, टूट और फूट की पॉलिटिक्स सब खत्म हो गई है। इसलिए उनके पास रास्ता क्या बचा है, और ये रास्ता अभी नहीं अख्तियार किया है लालचंद जी। सीक्वेंस देखिए, जब हम आंकड़े रखते थे इकोनॉमी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये कहते थे आंकड़े झूठे हैं, कहते थे। फिर ये कहने लगे जी अगर ये आ जाएंगे 400 पार तो ये संविधान खत्म कर देंगे, ये नहीं बोलते थे। ये लोग ये बोलते थे कि जब ये आ जाएंगे इस बार तो इलेक्शन ही नहीं होगा। ये लोग ये बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि चीन तो भारत में घुस करके उत्तर प्रदेश में आ गया है, इस तरह के झूठ बोलते हैं। अगर पूरी परिपाटी को देखें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखें, तो कांग्रेस इस इलेक्शन में जिस तरीके से मालूम है कि वो हार रही है, तो सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है वो कांग्रेस पार्टी जी। कौशल जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैंने जिक्र किया कि पहले भी एआई का इस्तेमाल करके, मैंने एक अमिताभ बच्चन के वीडियो का जिक्र किया ना, मैंने ये भी जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान की एक मीटिंग का, कैबिनेट की मीटिंग का एक वीडियो वायरल किया गया था एआई के साथ, और भी कई, जैसे आमिर खान की आवाज में इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपको लगता नहीं कि इस पर और ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। कल को तो किसी की आवाज में ये फैला दिया जाएगा कि वो इस कम्युनिटी के खिलाफ है या उसकी पॉलिसी है, पता चला कि पॉलिसी है किसी दूसरे डायरेक्शन की और फैलाया जा रहा है किसी और डायरेक्शन की बात को। लालचंद जी, जब ये डीप फेक्स की बात आई थी, मोदी जी ने आज से 4-5 महीने पहले एक सभा में ये कहा था कि उनका एक डांस करता हुआ डीप फेक का वीडियो आया है, तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि इस तरह के डीप फेक वीडियो का अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और वो जो उन्होंने उम्मीद की थी वो विपक्षियों ने, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन वालों ने करके दिखा दी। तो इससे तो, और जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट इनके प्रचार का चल रहा है, उस प्रचार के इवेंट में आप ये सोचिए कि ये तो बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं कि झूठ को फैलाओ। झूठ जब नहीं पब्लिक पे चिपका तो अब फेक वीडियो का सहारा लेकर के झूठ को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि मैं लौटता हूं, मैं इस चर्चा पर लौटूंगा, आप लोगों के साथ, सभी के साथ चर्चा पर लौटूंगा, लेकिन इस समय जरा हमें जांजगीर के चांपा चलना है, जहां पर कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनको 400 पार आंकड़े दे दो, कई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं, पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं, जो भी तबका, गरीब तबका है, चाहे वो ऊपर जाति के हो, नीचे जाति, कोई भी हो, किसान हो, उनके हकूक को खत्म करने के लिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके लोग हर जगह बात करते हैं। इस बार अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर आप देंगे, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। ये बहुत से लोगों ने बार बार कहा, इस बार भी वही बात कर रहे हैं। परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। ये बात हो रही इसलिए कि आपके एमपी लोग बात कर रहे, आपके एमएलए लोग बात कर रहे, आपके साधु संत तुम्हारे पीछे जो है वो बात कर रहे। सबसे ज्यादा
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो नाम ही जल्दी आता है, नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार कहते हैं, कौन कहता है संविधान बदल रहा है? भाई तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं। जांजगीर से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खास तौर पर वो जो संविधान बदलने वाला मुद्दा है, जिसको कि विपक्ष ने काफी उछाला है, उसी पर वो बात कर रहे थे। इस समय लौटते हैं आज की ये खास चर्चा पर, और आज की खास चर्चा है कि ये जो फेक वीडियो बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है। हमारे साथ हाँ, कौशल जी की बात अधूरी रह गई थी। कौशल जी, बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, जो मैं कह रहा था, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों में झूठ टपक रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी के परदादा हमारे माननीय नेहरू जी रहे हैं, उन्होंने 17 बार संविधान बदला है। बिल्कुल, वो तो डेटा है। दादी इंदिरा जी रही हैं, उन्होंने 28 बार बदला है। पिताजी राजीव रहे, उन्होंने 10 बार बदला है। ठीक। मनमोहन सिंह जी के पीछे से रोबोट बना करके चलाने वाली सरकार 7 बार बदला है। अगर लेकिन लालचंद जी देखिए ना, ये सब चीजें केवल फेक है। और जो इनके घोषणा पत्र पे लिखा है कि ये ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे, यानी सरिया लाएंगे, तो ये सरकारी नौकरियों में आपको लगता है जब ये सब नैरेटिव नहीं चलता, जब ये सब नैरेटिव नहीं चलता, तो इसी का फर्जी वीडियो बना दिया जाता है ना? वही कोशिश कर रहे हैं। जब सच्चाई कहीं भी हो, पूरी तरीके से मजबूती से आती है। और जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, 4 जून 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार के साथ हम पूरी ताकत से आ रहे हैं। विनोद जी, जो हम अभी चर्चा देख रहे हैं, हाँ आ रहा हूँ आकाश जी, आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी, जो बात आकाश जी का कहना है कि भाई कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो कीजिए, हम उसका सामना करने के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन क्या इससे ये बात, मान लीजिए कांग्रेस कोई ऐसी वैसी, ना तो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल, ना तो कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल कोई साधारण हैंडल है। कांग्रेस कोई साधारण पार्टी नहीं है, हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, जिम्मेदार पार्टी, इतने लंबे समय तक सत्ता में, उनके हैंडल से अगर इस तरह का शेयर किया जाता है तो ये बात तो गंभीर है, काफी गंभीर बात है, और इसी के लिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, आकाश जी के साथ हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। आकाश जी अपनी बात बहुत तरीके से रखते हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को। लेकिन आकाश जी, हम लोग जिस दौर में हैं, उस दौर में हर कोई एक ब्रॉडकास्टर है, हर के पास स्मार्टफोन है और वो उस चीज़ को देखता है, समझता है। ये कोशिशें जो हो रही है, वो एक भ्रम वाली जो कोशिश हो रही है, वो एक तरह से जनता को, मतदाताओं को, आप एक ही पार्टी या हम चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह से मिसलीड करती हुई दिखती है, तो आप सीधे सीधे मानिए कि आपने जनता को कमतर आंका है, या आपको लगता है कि जनता इस मामले में भ्रम में फंस जाएगी, और ऐसा अब होता नहीं है। सिंपल सी बात आकाश जी, इस बात को देखिए कि ये कांग्रेस यही कांग्रेस है जो ये कांग्रेस पहले थी जी। अगर इस पार्टी पे ये जो चस्पा किया जा रहा है साम्यवाद का एक चेहरा को लेके और नया कार्ल मार्क्स बनने का, तो इसमें गलत क्या है? आपके ही पार्टी के कई प्रवक्ता कह चुके हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का हमें कम से कम इतना तो ये काम किया है कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचा दिया है। तो आपका जो घर घर पहुंचा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आपके मैनिफेस्टो को उठाना शुरू किया, ठीक है, और उस चीज पे बताना शुरू किया लोगों को, तो आपको लगा कि शायद कुछ चीजें जो है, जो धारा बदलने वाले थे, वो धारा हमको कहीं और गलत दिशा में हमको ले गए प्राइम मिनिस्टर ने। क्योंकि ये आपने ये शुरुआत की थी 400 पार, ये 400 पार क्यों चाहिए, तो ये संविधान बदलेंगे। तो जब पीएम मोदी ने आपके ही मैनिफेस्टो से कहना शुरू किया कि ये पर्सनल लॉ पे गारंटी क्यों चाहिए, आ रहा हूं आकाश जी, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चाहिए, अब तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये खटाखट इकोनॉमी में आपके पास 1 लाख रुपया पहुंचेगा जी, तो पीएम अब सवाल करते रह गए हैं कि गरीबी हटाओ का क्या हुआ। हाँ ठीक है, और जो बहुत पहले नारा दिया गया 4-5 दशक से। हाँ आकाश जी, आपका काउंटर। मेरे मित्र बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है, मैं पूछ लेता हूं उनसे कि मोदी जी ने जो सांप्रदायिक भाषण बांसवाड़ा में दिया और जो कहा कि माता बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस लोगों को देने वाली है,
क्या इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पंतप्रधान को ये शोभा देता है झूठ बोलना? मेरा सवाल आपसे है मिश्र जी। ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल आप कौशल जी से करेंगे। ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल कौशल जी। ये सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। सर अगर आप 1 मिनट आकाश जी मेरी बात सुन लें। हाँ आकाश जी, हाँ विनोद जी आप सर कुछ मैं कह रहे बस आपके जब बिल्कुल जवाब आपने मेरे से पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ। हालांकि जवाब ये चीजें आपके तरफ से जब आप ये कहें तो आपके जो पार्टी के जो आपके गुरु हैं पित्रोदा साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने जब इनहेरिटेंस लॉ की बात की, टैक्स की बात की, उस बात को पुख्ता कर दिया, बिल्कुल किया कि जब अमेरिका में इस तरह के कानून है जो विरासत टैक्स जिसको आप यहाँ बोलते हैं, वो आपके संपत्ति में से उनके संतानों को सिर्फ 45% मिलेगा, 55% सरकार कब्जा कर लेगी। तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि भैया आपका एक्सरे जो है वो आपके गहने तक छीन लेंगे। आकाश जी बात पूरी कीजिए, फिर कौशल जी का छोटा सा काउंटर। देखिए आज ये सब बातें जो हो रही है आरक्षण की, संविधान की, इसके पीछे ये 10 साल का कार्यकाल है। बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाने का काम किसने किया? के टाइम में तो मोदी सरकार। तो ये बात उठाइए, इसमें फर्जी वीडियो की जरूरत कहां पड़ती है? सरकारी संस्थानें हो, अगर ऐसा कुछ है तो उठाया जाना चाहिए। मुझे कौशल जी का छोटा काउंटर आपके सवाल का। कौशल जी का छोटा काउंटर। आकाश जी कौशल जी आप जवाब सुन लीजिए। आकाश जी जवाब सुन लीजिए सर। आकाश जी कौशल जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर हमें वाइंड अप करना है। आकाश जी वो कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगा करके संविधान के प्रियम्बल को बदलने का कुकृत्य किया हो, वो यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल रही हो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे थे, इनके मुंह से क्या निकला? आपके साधु संत ये पता नहीं क्यों हिंदू धर्म उसकी सही बात है, आपके साधु संत का कोई मतलब नहीं होता। ये बात मैंने भी नोटिस की थी कि आपके साधु संत क्या होता है। ठीक है, और ये कहते हैं चलिए समय की कमी है, फिलहाल मोदी की सरकार समय की कमी है। कौशल जी, आकाश जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खास तौर पर बात करेंगे कि एक बार फिर से यूसीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। करेंगे बात, देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे कि एक बार फिर से यूसीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल यूसीसी का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महिला को इस्लामिक शरिया कानून के तहत संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या मुस्लिम महिला पर सेक्युलर कानून लागू नहीं होता, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से भी मांगा जवाब कि आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होगा। मुस्लिम परिवार में जन्मी केरल की बेटी ने हिंदू अधिनियम के तहत ये संपत्ति में हिस्सा मांगा है कि जैसे हिंदू बेटियों को मिलता है वैसे हमें भी दीजिए। तो सवाल है कि क्या सिर्फ मुस्लिम परिवार में जन्म होने की वजह से इंसाफ नहीं मिलेगा उनको? ये बड़ा सवाल है। धर्म को ना मानने वालों को धर्मनिरपेक्ष कानून से इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? वो साफ कह रही हैं कि भाई हम धर्म को नहीं मानते, तो हमें धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत दीजिए। ऐसी अनेक समस्याओं का ही तो समाधान है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इसके लिए तो हम सब कुछ करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी और अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं विकास के पास चलता हूं। विकास, क्या है ये मामला और क्या कुछ याचिका इस
केरल की बेटी ने लगाया है सुप्रीम कोर्ट में? जी लालचंद, देखिए यहाँ पर इनका ये कहना है याचिकाकर्ता कि वो एक नॉन बिलीवर हैं। हालांकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वो खुद को नॉन बिलीवर कहती हैं और अपने पिता को भी उन्होंने कहा कि वो भी नॉन बिलीवर हैं। बावजूद इसके वो चाहें तो भी उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अपने पिता से संपत्ति वो अर्जित कर सकें। यहाँ पर पेचीदगी ये है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 58 है वो ये कहता है कि ये एक्ट मुस्लिम पर लागू नहीं होगा, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, और यहीं पर याचिकाकर्ता की दिक्कतें शुरू होती हैं। उनका ये कहना है कि उनके पिता चाहकर भी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ एक ऐसे प्रावधान है जो बाकी लोगों से अलग हैं, या आप कहें जो हिंदू लॉ है उससे अलग या और लोगों से अलग है, कि चाह कर भी आप 1/3 से ज्यादा संपत्ति बेटी को नहीं दे सकते। बेटा बेटी दोनों है तो उसमें 1/3 ही अधिकतम शेयर लड़की को मिलेगा। यहाँ पर जो उनके भाई हैं वो उनके साथ समस्या है, वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ऐसे में 2/3 जो प्रॉपर्टी जाती है अगर भाई के पास, और क्योंकि इस तरह की जो दिक्कतें होती है उनकी जो लाइफ स्पैन है ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे में वो जो 2/3 प्रॉपर्टी है वो इनके न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहेगी, बल्कि पिता के परिवार के सदस्यों में बढ़ जाएगी। तो एक वजह उनको ये लगती है कि इस प्रावधान की वजह से उनके हितों की अनदेखी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मामला पेचीदा है और ऐसे में क्या किया जा सकता है कि सक्सेशन एक्ट में इनको भी शामिल किया जा सकता है। अंबर जी, स्वागत इस चर्चा में। ये बताइए कि जो इस तरह की समस्याएं हैं, मुझे लगता है ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन ऐसी तो हजारों लाखों समस्या होंगी अंबर, और क्या ऐसी सारी समस्याओं के समाधान का नाम ही यूसीसी है? बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसी में जवाब है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर इशू पे काफी वर्षों से काम कर रही हूँ और इस तरह के केसेस देश भर से, अलग अलग गांवों से, राज्यों से मेरे पास आते हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ है, या फिर हम कहें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार हैं, जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अभी भी आज तक, आज की डेट में, हालांकि सब बात करते हैं कि हम सब बराबर हैं, सबको संविधान ने समान अधिकार दिए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आज तक संविधान के अंतर्गत वो समान अधिकार नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र से एक केस आया मेरे पास, वो महिला है, उनकी बेटी 24-25 साल की है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब उनकी बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मैं आपके पास लौटूंगा। मुझे जरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो इस मामले पर बात कही है वो सुनवा लेता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बार फिर से यूसीसी को देश भर में लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, और प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं कि सब कुछ करेंगे। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए। तो हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं, हम और विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। मैं अंबर जैदी के पास एक बार फिर से चलता हूं। अंबर जी, हमने बात की, देखिए ऐसी समस्याओं का समाधान तो यूसीसी है, लेकिन कई पार्टियों का घोषणा पत्र तो ये कहता है कि हम उल्टे पर्सनल लॉ को और मजबूत करेंगे। देखिए, वही पार्टियां जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में जो पंथ और समाज है उनको बांटा, और आज तक सेक्युलरिज्म की राजनीति के अंतर्गत उन्होंने देश और समाज के लोगों को बांटा है, अलग अलग प्रावधान रखे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उन्होंने गठन किया, और किस तरह से मुसलमान समाज को एक ऐसे गेटोइज्म में उस दायरे में रखा कि आप इस देश में खतरे में हैं, आप अगर ये करेंगे तो आपके अधिकार चले जाएंगे। आपको आज भी कांग्रेस छलावे में कहीं ना कहीं रखा है, सही आप कह रहे हैं, और इस तरह के मुद्दों पे बात होती है। तो आप देश और समाज को जो चलिए ठीक है, इस पर निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा आप जैसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और इस पर निश्चित तौर पर गंभीरता से काम करना चाहिए। समय की कमी है,
फिलहाल आपका शुक्रिया अंबर जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है अदालत में और क्या कुछ चल रहा है राजनीति के मैदान में। दरअसल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार अदालती झटके लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, और कल तो सुनवाई हुई थी लेकिन आज भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच ईडी ने आरोप लगाया है कि बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए ही तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, कल भी सुनवाई हुई थी। केजरीवाल के वकील ने से पूछा गया था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है, तो ईडी ने आरोप लगाया कि बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई, कहा महीनों से ठप पड़े हैं सरकारी कामकाज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप तो अपने निजी हित को सबसे ऊपर रखते हैं और सरकारी कामकाज को आपने प्राथमिकता नहीं दी है। सत्ता हथियाने और कुर्सी पर बने रहना ही आपका एकमात्र काम है। आम आदमी पार्टी की कोशिश कि अदालती झटके का जवाब राजनीति से, तो राजनीतिक नैरेटिव खड़ा कर आम आदमी पार्टी की लाभ उठाने की कोशिश। विकास सारथी हमारे संवाददाता जो खबर पर नजर रखते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये बताइए कि आज भी सुनवाई है, कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट गंभीर सवाल उठा रहा है कि भाई आप तो बिल्कुल कुर्सी से चिपके हुए हैं और सारा कुछ ठप पड़ा हुआ है, निजी हित को ऊपर रखा। बिल्कुल, क्योंकि कल जो दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई, तो उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि उनको गिरफ्तार ही क्यों किया ईडी ने, क्योंकि आमतौर पर प्रक्रिया ये होती है कि जिस पर भी आरोप ईडी लगाती है पहले उसका बयान लिया जाता है। इस पर कोर्ट ने काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आप अगर समन पर जाएंगे ही नहीं, अगर आप 8 समन पर नहीं गए और 9वें पे आपकी गिरफ्तारी हुई तो बयान होगा कैसे। ये काउंटर क्वेश्चन कोर्ट का था अरविंद केजरीवाल के वकील से। वहां पर बहस अगले दिन के लिए टल गई। और दूसरे यहाँ पर बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने फिर वही बातें, हलफनामे को भी आप देखें तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनको उनकी पार्टी की वजह से टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कैंपेन ना कर सकें और पार्टी को बदनाम किया जाए, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, जिसने कि पहले 3 जनहित याचिकाओं पर अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से राहत एक किस्म की दी थी, जब सीधे सीधे ये नहीं कहा था कि आप पद से उतर जाएं। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो जैसे अभी एमसीडी स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं बंट पाई 2 लाख बच्चों की, हालांकि 8 ये दावा भी है कि 6 से 8 लाख बच्चों को मिल गई लेकिन 2 लाख को नहीं मिल पाई। बहरहाल कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और ये कहा कि अब आपकी अपने खुद सबमिशन ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकारी कामकाज, जाहिर सी बात है, अदालती टिप्पणी से कहीं ना कहीं इस्तीफा देने का दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एकदम ढीठ बने हुए हैं कि देंगे ही नहीं इस्तीफा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास। समय की फिलहाल कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।